हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है? तो देखिएगा आज लेक्चर नंबर 3 में अपन क्या पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आज लेक्चर नंबर 3 में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है? तो देखिएगा, देखिए फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। तो क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिख रखा है पहले से। तो देखिएगा ये क्या कहता है। ये आपके पास में कहता है, ठीक है, ये आपके पास में कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, इफ टू टू सिस्टम बी एंड सी सिस्टम, टू सिस्टम है। देखिए नीचे बना रखा है मैंने, बी एंड सी दो सिस्टम बना रखे हैं। ठीक है? ये होता है आपके पास इस तरीके से बी हो गया और ये आपके पास बी हो गया, ये बी सिस्टम हो गया। ठीक है? ये आपके पास बी सिस्टम हो गया और ये साथ में इसके क्या हो गया, सी सिस्टम हो गया। ठीक है? इसके साथ में कौन सा सिस्टम हो गया, सी सिस्टम हो गया। ये बोल रखा है, टू सिस्टम्स बी एंड सी आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों सिस्टम आपके पास बी एंड सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसके साथ? किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में? तो देखिएगा किसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, आर द सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम। सेपरेटली मतलब अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, विद द थर्ड वन, थर्ड के साथ, ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो दे आर, माई सेल्फ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बी एंड सी आपके पास खुद भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर बी एंड सी अलग अलग, सेपरेटली बोला है इसने, अलग अलग किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। एक तो ये किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और ये किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बी। बी भी आपके पास किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ए के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है? तो अगर अपन ये बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है? ये सारे एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सी, अगर मैं बात करूं, सी ए का जो टेम्परेचर है टी सी के बराबर, टी ए का जो टेम्परेचर होगा वो टी सी के बराबर होगा। तो आपके पास सी कंपार्टमेंट और ए कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। एक दूसरे के साथ किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर बी कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी कंपार्टमेंट और ए कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अपन बोल सकते हैं कि आपके पास बी कंपार्टमेंट और सी कंपार्टमेंट भी आपके पास एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है? ये मैंने बोला। सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके पास दोनों कंपार्टमेंट का टेम्परेचर एक ही है। सीट कंपार्टमेंट की बात करो चाहे एक कंपार्टमेंट की बात करो, दोनों का टेम्परेचर एक ही है। ठीक है? दोनों का टेम्परेचर ही एक ही है, तो हीट का जो फ्लो है वो नहीं हो रहा। हीट का फ्लो क्या कब होता है, लोअर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। अगर दोनों का टेम्परेचर एक ही है तो हीट का फ्लो हो नहीं रहा। जितनी हीट सी कंपार्टमेंट में उतनी हीट आपके पास ए कंपार्टमेंट में होगी। तो आपके पास हीट का जो है फ्लो फ्लो होना है हीट का, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा ही अपन बात करेंगे, बी कंपार्टमेंट और ए कंपार्टमेंट में हीट का यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है? इसी तरीके से अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पास सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो आपके पास क्या होगा, दोनों बी और सी ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये एडियाबैटिक वॉल्स होती है। ये अपन क्या बात करते हैं, ये एडियाबैटिक वॉल्स होती है। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब कोई भी हीट बाहर नहीं जा सकती। पूरा ये सिस्टम अपन ने स्टडी के लिए बनाया है। ये पूरा किसके लिए बनाया है, अपन ने सिस्टम स्टडी के लिए बनाया है। ये पूरा सिस्टम अपन ने स्टडी के लिए बनाया है। इसके बाहर आपके पास क्या होगा, सिस्टम के बाहर आपके पास सराउंडिंग होगी। सराउंडिंग अपन क्या कहेंगे, सिस्टम के बाहर होगी। सिस्टम के आसपास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। ये आपके पास सराउंडिंग होगी और सराउंडिंग से आपके पास हीट का एक्सचेंज नहीं होगा।
पूरा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। हीट का कोई भी एक्सचेंज सिस्टम के साथ नहीं होगा, सिस्टम हीट के साथ एक्सचेंज जो है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा और सराउंडिंग सिस्टम के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी। ऐसा जो प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, ऐसी जो वॉल्स होती हैं आपके पास एडियाबेटिक वॉल्स होते हैं या फिर आइसोलेटेड वॉल्स होती हैं। अब ये आपके पास क्या होंगी, ये वॉल्स अपन ने बनाई है, ये आपके पास डायाथर्मल वॉल्स हैं। मैंने यहाँ पर लिख के चलाऊं मैं, डायाथर्मल वॉल्स हैं। ये आपके पास कौन सी वॉल्स हैं, ये आपके पास डायाथर्मल वॉल्स हैं। मैं पहले लिख के चलाऊं, ये आपके पास डायाथर्मल वॉल्स हैं। यहाँ इसको डायाथर्मल वॉल्स क्यों बनाया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। पहली बात, अपन ने हीट का सी कंपार्टमेंट और ए कंपार्टमेंट की बात करें तो दोनों कंपार्टमेंट में आपका हीट का तो एक्सचेंज हो रहा नहीं, परंतु टेम्परेचर सेम है, दोनों कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सेम है, तो ये डाया थर्मिक वॉल्स होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास बाउंड्री एक क्रिएट कर दिया है कि आपके पास बाउंड्री के ऊपर और ये बाउंड्री अपन ने क्रिएट करी है, इस बाउंड्री के ऊपर साइड और बाउंड्री के नीचे साइड दोनों पर आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल होगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल्स। नोट डाउन कर लीजिए, अगर फर्स्ट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नोट डाउन करना है तो। ठीक है, माई सेल्स का अपन हिंदी में बोलते हैं खुद। खुद आपके पास क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बी एंड, इसने बोला है कि बी, सबसे पहले इसका हिंदी बताऊं क्या होगा, बी एंड सी आपके पास क्या है, तीसरे के साथ ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो खुद बी एंड सी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जिसको नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। अपन बोलेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन द हीट टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब आपके पास हीट का जो कॉन्सेप्ट है अपन यूज लेंगे, हीट का कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, तो ये आपके पास हीट का कॉन्सेप्ट अगर यूज लेंगे तो वहां पर आपके पास एनर्जी कंजर्व होगी, और एनर्जी कंजर्व होगी तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैथमेटिकली चर्चा करें तो ये आपके पास डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होगा। आपके पास मैथमेटिकली अगर चर्चा करें तो इसको अगर डिटेल में समझे, ठीक है, डिटेल में समझे तो ये देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, तो देखिएगा डिटेल में समझ रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए अपन इसको डिटेल में समझते हैं। तो आपके पास मैंने कोई भी हीट प्रोवाइड करी, कोई सिस्टम को मैंने हीट प्रोवाइड करी डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करी मैंने हीट, जैसा कि मैंने डायग्राम में बता रखा है। इसको एक एग्जांपल भी मैंने इसका फैन लिया है। ठीक है, एग्जांपल भी अपन जो अपने दैनिक जीवन में एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल भी लिया है मैंने, फैन। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा क्यू कोई सिस्टम को मैंने प्रोवाइड किया। ठीक है, डेल्टा क्यू मैंने किसी सिस्टम को प्रोवाइड किया तो वो कुछ तो अपने पास हीट का क्या करेगा, हीट मैंने प्रोवाइड की तो वो कुछ हीट तो क्या करेगा, वर्क डन में चेंज करेगा, और कुछ हीट को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, कुछ हीट को क्या करेगा, वर्क डन में चेंज करेगा, और कुछ हीट को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। फैन का मैंने एग्जांपल लिया, जैसा कि अपन फैन चलाते हैं तो फैन की जो अपने पास हवा आती है वो तो आपके पास वर्क किया जाता है फैन द्वारा। अगर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है फैन को, तो आपके पास क्या होता है कि फैन कुछ वर्क करता है जिससे अपन को हवा मिलती है, और पंखा कुछ गर्म होता है आपके पास, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टोर कर लेता है। पंखा कुछ क्या कर लेता है, अपने पास इंटरनल एनर्जी स्टोर कर लेता है, इसलिए गर्म होता है। तो अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को डेल्टा क्यू माने, उस वक्त अपन इंटरनल एनर्जी को क्या माने, डेल्टा क्यू माने। तो डेल्टा क्यू माने और वो क्या वर्क डन में चेंज करेगा, कुछ आपके पास क्या करेगा, वर्क डन में चेंज करेगा एनर्जी को, वर्क डन में। ठीक है, और कुछ एनर्जी को क्या करेगा आपके पास, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। ये आपके पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। जैसा कि आपके पास पंखा के फैन का एग्जांपल लिया, वो आपके पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा गर्म होकर इंटरनल एनर्जी में आपके पास चेंज करता है। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में आपके पास क्या करेगा, ये कुछ आपके पास चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी, यहाँ लिख दीजिए इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास इंटरनल
एनर्जी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। कुछ पार्ट आपके पास ये इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक एग्जांपल भी लिया हूं मैं, इसको समझाना चाहूँ तो मैं, देखिएगा इसको मैं समझाना चाहूँ तो आपके पास किस तरीके से समझाऊंगा, तो देखिए ये आपके पास कोई भी बॉडी है, ये आपके पास क्या है, कोई भी बॉडी है, अगर उसको डेल्टा क्यू हीट अपन ने प्रोवाइड की तो ये आपके पास डेल्टा डब्ल्यू, ये तो वर्क डन में चेंज कर दे, ये तो अपने पास क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा, ठीक है। और बॉडी कुछ हीट अपने पास रखेगा, वो हीट रखेगा, जो आपके पास हीट रखेगा उसको अपन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब अपने पास इसको थोड़ा सा डेराइव करके चलें, ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको समझ के चलें। आपके पास अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला पढ़ा, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चलें तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब आगे चल रहे हैं। अगर आपने, उम्मीद कर रहा हूँ कि नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिएगा, अपने पास यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन। आपके पास क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, आपके पास स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा यू को क्या बोलते हैं अपन, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होगा आपके पास, डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास ये कोई भी प्रोसेस हो रही है, अपने पास कोई भी प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस का मतलब भी समझाऊंगा मैं, ये आपके पास पीवी डायग्राम के थ्रू समझिएगा। प्रोसेस का मतलब आपके पास होता है कोई भी आपके पास इसके अगेंस्ट कोई भी स्टेट है, कोई भी मैंने पॉइंट पीवी स्पेस में, कोई भी पीवी स्पेस में मैंने पॉइंट को डिनोट किया, वो पॉइंट को डिनोट किया, वो पॉइंट आपके पास एक स्पेसिफाइड करेगा, एक प्रेशर को स्पेसिफाइड करेगा, और उसी पॉइंट पे क्या करेगा, ये वॉल्यूम को स्पेसिफाइड करेगा। एक तो उसी पॉइंट पे क्या स्पेसिफाइड करेगा, एक प्रेशर को स्पेसिफाइड करेगा, उसी पॉइंट पे आपके पास वो क्या स्पेसिफाइड करेगा, वॉल्यूम को स्पेसिफाइड करेगा एट द टेम्परेचर T1। इसको टेम्परेचर T1 पे स्पेसिफाइड बोला हूं मैं। T1 पे ये क्या करेगा, टेम्परेचर को स्पेसिफाइड करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, एक तो P1 पॉइंट होगा और V1 पॉइंट होगा। और ये P1 और V1 पॉइंट क्या होंगे, एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। P1 और V1 पॉइंट क्या होंगे आपके पास, एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं P2 V2 पॉइंट की बात करूं, इस तरीके से आगे देखिएगा, P2 V2 पॉइंट की बात करूं इस तरीके से, इसको थोड़ा सा आगे बना लीजिए, ठीक है। ये अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट नहीं करना अपन को, ठीक है। यहाँ बना लीजिए एक पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए, मुझे प्रेशर को कांस्टेंट नहीं करना, ठीक है। ऐसा बना लीजिए कोई प्रोसेस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, V2, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा P1 P2 P1, और ये आपके पास P1, ठीक है। ये आपके पास कैसा लिख सकते हो, P2 V2 ऐसा लिख सकते हो। ये आपके पास P2 V2 एज ए स्टेट है। इस स्टेट पे आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। इस स्टेट पे टेम्परेचर क्या होगा, आपके पास T2 टेम्परेचर होगा। और T2 टेम्परेचर कोई भी स्टेट पे होगा जिसपे प्रेशर क्या होगा, P2 V2, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या कहता है कि मैं P1 V1 से आके आपके पास एक स्टेट से जाकर दूसरी स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है, दूसरी स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है, दूसरी स्टेज पे पहुंच गया, एक स्टेट से आके दूसरी स्टेज पे पहुंच गया, फिर उस स्टेट पे थोड़ी देर रुका, फिर वापस उस अपनी वाली स्टेट पे आ गया, फिर अपनी वाली स्टेट वापस से आ गया, P1 V1 पे वापस आ गया। तो फिर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी मैंने बोला स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने घूम फिर के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया, फिर दूसरी स्टेट से फिर से पहली स्टेट पे आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि मैं पहली स्टेट पे आने का मतलब फर्स्ट स्टेट से गया, फिर फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे गया, सेकंड स्टेट से वापस फर्स्ट स्टेट पे आ गया। इस तरीके से चर्चा करूं कि मैं फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे गया, ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेट है, ये आपके पास सेकंड स्टेट है, सेकंड स्टेट से वापस जाकर मैं वापस इस पे आ गया, ठीक है।
तो आपके पास जो जो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, इस पे इक्वल होंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, इस पे इक्वल होंगे। एक दूसरे जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब आगे देखिए, इक्वल होने का मतलब कि ये आपके पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। इक्वल होने का मतलब मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया है, आगे देखिएगा, यहाँ मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पीछे चलिए, यहाँ बताया मैंने, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पर आपके पास इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, कौन से प्रोसेस से आप जा रहे हो, कौन सी पाथ से आप गुजर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो वो आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगी। अगर मैं इनिशियल डेल्टा यू लूँ, डेल्टा यू लूँ या फिर डेल्टा यू इस तरीके से लूँ, तो आपके पास फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपके पास एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आपके पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यू फाइनल और यू इनिशियल एक दूसरे के बराबर होगा अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस है तो आपके पास क्या होगा कि यू फाइनल और यू इनिशियल एक दूसरे के बराबर होगा, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी, और दोनों इक्वल होंगी और साइक्लिक प्रोसेस में एक दूसरे के बराबर होंगी। अब अपने पास आता है डेल्टा क्यू की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास आता है डेल्टा क्यू और डेल्टा यू, ये आपके पास पाथ फंक्शन होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, पाथ फंक्शन बोल दीजिएगा, पाथ फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। जब भी अपन कोई भी सिस्टम का वर्क डन निकालना चाहें तो उसको पाथ पे डिपेंड करते हैं। और पाथ किस तरीके से डिपेंडेंसी रखता है, पाथ को, पाथ डिपेंडेंसी रखता है। कोई भी अपन पाथ बनाएंगे, इस तरीके से वर्क डन निकालना है, कोई भी अपन को पाथ बनाना है, तो पाथ क्या होगा आपके पास, एरिया, एरिया वर्क डन निकालें तो एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, इस तरीके से एरिया निकालेंगे, द कर्व इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा डब्ल्यू लिख दीजिए, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व, ये जो भी एरिया होगा, कोई भी मैं प्रोसेस से गुजरा, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा आपके पास, डेल्टा डब्ल्यू से शो करूंगा। और डेल्टा क्यू और डेल्टा यू आपके पास पाथ पे डिपेंड करेंगे, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। इस तरीके से हम पाथ फंक्शन, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू आपके पास क्या होगा, पाथ, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू पाथ फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन होगा। और डेल्टा यू आपके पास, डेल्टा क्यू और डब्ल्यू, तो आपके पास डेल्टा क्यू और डब्ल्यू, सॉरी, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। ये आपके पास पाथ फंक्शन हो जाएगा। और डेल्टा यू आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। डेल्टा यू आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अपन स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ के चलेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, फिर अपन इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नोट कर लीजिए, फिर अपन नोट करके चलेंगे कि आपके पास स्पेसिफिक हीट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं अपनी, तो फिजिक्स कॉर्नर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखिए, दोनों अपन ने पाथ फंक्शन को भी समझा के चला हूं मैं, और स्टेट फंक्शन क्या होता है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपके पास स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्या है आपके पास स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस। तो देखिएगा इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि डिफाइन एज द हीट गिवन पर मोल, heat given per mole of the gas per unit rise in the temperature is known as molar heat capacity, it is represent as, मतलब आपके पास पर यूनिट कोई भी सिस्टम को अपन ने हीट दी, वो हीट एक्सेप्ट करेगा, उसकी कैपेसिटी होगी उतनी तो हीट एक्सेप्ट करेगा। तो उसकी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि
उसका टेम्परेचर पर यूनिट कितना राइज हो रहा है, और आपके पास उसमें जो आपके पास बॉडी है उसके मोलिक्यूल्स मोल्स हैं, वो गैस के मोल्स हैं, वो कितना हीट को पर यूनिट मोल उस हीट को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे कि हीट कैपेसिटी होगी। उसके लिए कितना मोल आपके पास गैस के हीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में उसका कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है हीट एक्सेप्ट करने पर, उसका भी अपन ध्यान रखेंगे। और हीट को इस तरीके से लिखेंगे, C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डी टी। ठीक, इस तरीके से डिनोट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, इसने मैंने लिखा है, पहले से ही लिख रखा है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैंने लिख रखा है, इसको देखिए पहले से लिखा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफाइन एज द हीट गिवन पर मोल ऑफ द गैस एंड पर यूनिट राइज द टेम्परेचर, पर यूनिट द राइज द टेम्परेचर इन द टेम्परेचर इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इट इज रिप्रेजेंट एज सी से इसको क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। थोड़ा सा अपन साइड में चलें क्या, तो देखिए साइड में आ जाते हैं अपन। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, क्या कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलें, नोट डाउन कर लिया, अब पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। चलें आगे, अब आगे देखिएगा। अब आइए आगे, अपने पास हीट कैपेसिटी को क्या पढ़ा, C इक्वल टू डेल्टा क्यू और एन डी टी। ये अपन ने स्पेसिफिक हीट को स्टडी की। अपन डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू और एन डी टी, ये लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं भाई। अपन ने डिनोट किया कि आपके पास डेल्टा क्यू हीट क्या होती है, हीट गिवन द सिस्टम क्या होती है, डेल्टा यू और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, ये आपके पास क्या होगा, डिपेंड्स, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, प्रोसेस पर या पाथ पे बोल सकते हो, पाथ पे डिपेंड करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट पे, फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करेगी। अब पिछली वीडियो में नहीं, पिछले जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपन पढ़ के चले हैं कि आपके पास डेल्टा डब्ल्यू आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। डेल्टा यू किस पे डिपेंड करेगा, आपके पास स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दोनों को अपन डिवाइड कर दे, दोनों को अगर सेपरेट कर देते हैं, एनडीटी को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो देखिएगा एनडीटी को अपन इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अगर अपन ये बात करें मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी पे बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन बात करें, तो आपके पास डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, पीडीवी लिख सकते हो। आपके पास पीवी डायग्राम में अगर स्टडी करें इसको, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अपन कांस्टेंट रख लेंगे। ये कोई प्रोसेस हो रही है, आपके पास ये मानिए K1 पॉइंट है, K1 पॉइंट से K2 पॉइंट तक आपके पास क्या हो रही है, ये K2 पॉइंट मानिएगा। K2 पॉइंट तक आपके पास कोई भी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस के जो आपके पास अंतर्गत, प्रोसेस के अंतर्गत आपके पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके अंतर्गत आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है अपने पास, ये बातें अपने पास क्लियर हो रही है कि आपके पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। आपके पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं कि आपके पास v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर डी डब्ल्यू को क्या लिखे अपन, पीडीवी लिख देते हैं। सी और कौन से पे कांस्टेंट है तो सीवी लिखेंगे। कांस्टेंट आपके पास क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी लिख दीजिएगा इसको। और डी डब्ल्यू को क्या लिख दीजिए, पीडीवी अपॉन एनडीटी प्लस डी यू अपॉन एनडीटी। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डीवी तो आपके पास जीरो हो गया, तो ये क्वांटिटी जीरो, तो आपके पास सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी डी यू अपॉन एनडीटी। ये आपके पास हो जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी अपॉन
अपॉन डी टी एन एन, यानी ऐसा बोल सकते हो यूनिट 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 में आपके पास क्या होगा, मोलर मोल ऑफ द गैस होंगे, और राइज द टेम्परेचर डी टी होगा, और उसमें आपको पास कितना एक्सेप्ट करेगा, इंटरनल एनर्जी को आपके पास कितना बॉडी एक्सेप्ट करेगी, उस टाइम अपन बोल सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अपन यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। इसका नोट करने के लिए मैं नोट्स देता हूँ, तो देखिए नोट्स आपके पास मिल जाएंगे इस तरीके से, नोट्स अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा नोट्स आपके पास स्पेसिफिक हीट के अवेलेबल है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, मैंने सारे नोट्स लिख रखे हैं पहले से, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अपन ने सीवी को बोला है कि डी यू ओवर एनडीटी बोला है, सीवी को क्या बोला है अपन ने, डी यू ओवर एनडीटी बोला है, ठीक है। डी यू ओवर एनडीटी बोला है सीवी को। अगर मोल्स की बात करें, एक मोल के लिए आपके पास ये हो जाएगी, एन मोल के लिए बात करें तो एन का डिवाइड पहले से कर रखा है, वही आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे देखिए। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे देखिए, अपन आगे चलते हैं अब, तो देखिए आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया डी यू की, सीवी की वैल्यू हो गई आपके पास। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन, सीवी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सीवी की देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सीवी की अपन वैल्यू लिख रहे हैं, तो देखिएगा सीवी की वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सीवी की वैल्यू देखिएगा किस तरीके से लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखिए सीवी की वैल्यू लिख रहे हैं अपन। अब आपके पास क्या होगा, सीवी की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये आपके पास सीवी की वैल्यू हो गई, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब आपके पास इसको डी यू की वैल्यू निकालनी है अपन को, डी यू की वैल्यू निकालनी है, तो डी यू को एक तरफ रखिए, सी, ठीक है। तो देखिएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो, ठीक है। इसमें आपके पास डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एरिया, इसमें तो एरिया तो बन ही नहीं रहा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एरिया नहीं बन रहा, इसमें कोई भी एरिया नहीं बन रहा, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसमें क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से अपन एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अपन क्या लेंगे, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। इसको पीछे रखिएगा, इसको अपन क्या ले लेंगे, एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट एक तो जीरो रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे अपन। रेफरेंस पॉइंट क्यों, अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात करेंगे। अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या फिर 0 केल्विन ले लेंगे। या आपके पास क्या होगा, अब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, और अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अपन बात करेंगे, 0 केल्विन होता है अब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस पर बात करेंगे। और 0 से T तक अपन इसको पूरे टाइम को पे कितना राइज हो रहा है, कितना आपके पास किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, उसको चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से U तक आपके पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। तो रेफरेंस पॉइंट अपन जीरो लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं यहाँ पर जीरो, क्योंकि आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रेफरेंस मान रहे हैं, तो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डी यू को इस तरीके से, यू को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, कहीं भी आपके पास सवाल आ जाए तो एन सी वी डी टी से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देख लीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट बोल दीजिए, या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा प्रेशर पे पी 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 प्रेशर पे कैसे चर्चा करते हैं, तो देखिए अपन प्रेशर पी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा अपन प्रेशर पी पे कैसे चर्चा करते हैं। सी को क्या जानते हैं, डी क्यू आवर एन डी टी जानते हैं, ठीक है। अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे इसको, सी इक्वल डी डब्ल्यू प्लस डी यू अपॉन एन डी टी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा इसको। अब अपन क्या लिख सकते हैं, डी डी यू को क्या क्या लिख दीजिए, पी डी वी लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा, पी डी वी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, पी डी वी लिख सकते हैं, पी डी वी लिख दीजिए अपॉन एन डी टी प्लस डी यू को डी यू लिख सकते हैं या फिर और कुछ लिख सकते हैं, डी यू इसको सेपरेट कर रहे हैं ना, तो डी यू और एन डी टी लिख दीजिए। और डी यू और एन डी टी की वैल्यू क्या होती है, सी वी, पहले लिख के चले अपन, सी वी होती है, ये देखिएगा, ये रहा सी वी, सी वी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास सी वी रहा। अब आगे देखिएगा, इसको सी वी लिख दिया। अब आपके पास क्या हो गया, पी डी वी और एन डी टी प्लस सी वी। अब अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी डी वी पी वी और एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, डेरिवेटिव कर दीजिए, डी पी वी इक्वल टू डी एन आर टी, ठीक है, एन आर टी। अब डेरिवेटिव कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, पी डी वी प्लस वी डी पी। और एन आर टी का इंटीग्रल मतलब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आर भार डी टी आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ये मान लूँ कांस्टेंट को, तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डीपी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, ये मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब आपके पास पी डी वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी, एन आर डी टी, इसके बराबर आ गया एक्सप्रेशन, एन आर डी टी। तो आप क्या लिख सकते हो, तो देखिएगा अपन इसकी जगह पी डी वी की जगह एन आर डी टी लिख सकते हैं, तो सी बराबर एन आर डी टी और एन डी टी प्लस सी बी, ठीक है। अब एन से एन कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, तो सी बराबर आर प्लस सी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर कर दिया ना अपन ने, अब क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट के ले लिया अपन ने, तो इसको सी पी लिख सकते हैं, सी वी, तो आपके पास सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, एज ए एक्सप्रेशन आपके पास क्रिएट हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, कोई भी इक्वेशन बोल दीजिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को 2 बोल दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इज नॉन एज इक्वेशन नंबर 2 इज नॉन एज मेयर रिलेशन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मेयर रिलेशन हो जाएगा, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, यही अपन आईआईटी जेएम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मेयर्स रिलेशन, ठीक है, मेयर्स रिलेशन आपके पास हो जाएगा, ठीक। इसका नोट्स लिखना चाह रहे हो तो नोट्स लिख दीजिएगा, इसके नोट्स लिखना चाह रहे हो तो नोट्स लिख दीजिएगा, ये आपके पास नोट्स लिख दीजिए नोट्स, ठीक है, नोट्स में लिख दीजिएगा। इस कंप्लीट नोट्स अपने पास अवेलेबल है, तो अपन ने बोला है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो ये नोट्स लिख दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, नोट्स लिख दीजिए कंप्लीट, लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको पहले से मैंने इसके नोट्स लिख रखे हैं, तो देखिए, ठीक है, कंप्लीट नोट्स लिख रखे हैं, तो देखिएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया, मेयर्स रिलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, नोट कर लीजिए आराम से। अब एक कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, जोरदार वाला कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, ठीक है। अपन पढ़ तो लेते हैं, ये आपके पास मेयर रिलेशन होता है, ठीक है, इसको पढ़ तो लेते हैं, अपने पास ये मेयर रिलेशन होता है, ठीक है, इसको पढ़ लिया अपन ने, ये आपके पास क्या है, मेयर रिलेशन है, ठीक है। अब इसको पढ़ लिया अपन ने, ये आपके पास मेयर रिलेशन है, इसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली कि सी पी माइनस सी वी आपके पास इक्वल टू आर होता है, ये आपके पास क्या होता है, मेयर रिलेशन होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, मेयर रिलेशन होता है। परंतु अगर 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 अपन चर्चा करें कि आपके पास सी पी बड़ा क्यों होता है हमेशा, ठीक है, ये अपन चर्चा करें आपके पास सी पी ही बड़ा क्यों होता है हमेशा, ये अपन चर्चा करते हैं, सी पी ग्रेटर देन सी वी होता है हमेशा, ये आपके पास चर्चा की जाती है कि आपके पास
ये क्या होता है, सीपी ही बड़ा होता है और सीवी आपके पास क्या होता है, छोटा होता है। देखिए इसको अपन पीवी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिएगा पीवी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास पी और ये वी, ये पी, ये वी और ये पी, ठीक है। इसके थ्रू समझते हैं। कोई भी एक स्टेट लेते हैं अपन यहाँ पर, जिसका वॉल्यूम V1 ले रहे हैं, ठीक है, और इसको P1 V1 लिख रहे हैं, P1 और V1, ठीक है। इसका प्रेशर क्या है, P1। अब प्रेशर को इंक्रीज कीजिए। किसी सिस्टम का अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो कि वो प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं होता है, बोलिएगा। कि आपके पास कोई भी आपके पास क्या होगा कि कोई भी आपके पास कुकर रखा है, प्रेशर कुकर रखा है, किस पे, गैस पर आपके पास प्रेशर कुकर रखा है और उसमें आपके पास आलू उबल रहे हैं, ठीक है। आलू मान लीजिए आपके पास आलू उबल रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर किसके कारण इंक्रीज होगा, गैस में, गैस का जो टेम्परेचर है अपन उसके जो कुकर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जब भी तो उसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज होकर पहले टेम्परेचर इस स्टेट पे कितना था, T1 स्टेट पे आपके पास, इस स्टेट पे कितना था आपके पास टेम्परेचर, T1 था, और आगे चलने पे आपके पास टेम्परेचर कितना आ गया, T2 टेम्परेचर आ गया, ठीक है। इसको P2 बोल दीजिए और इसको P2 स्टेट को P2 V2 बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। तो अपन ने दो चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेशर को एक बार इंक्रीज करेंगे, एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करके देखेंगे, क्योंकि अपन को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखना है, ठीक है। दो चीजों की यहाँ पर अपन चर्चा करनी है, दो चीजों की क्या करनी है यहाँ पर अपन को चर्चा करनी है। तो अपन ने प्रेशर को तो इंक्रीज करके देख लिया, अब अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करके देखते हैं। देखिएगा वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो यहां से अपन वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ये अपने पास V2 इंक्रीज हो गया। और जैसे ही वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ये बात ध्यान रखना, उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट होगा, और अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो उस टाइम एक क्वांटिटी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, P1 P2, ठीक है। ये अपन ने चर्चा करी। अब दोनों एक एक ये आपके पास प्रोसेस हो गई, पार्टिकल पहले तो प्रेशर इंक्रीज किया, फिर अपन ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ये आपके पास प्रोसेस हो गई। तो पहली प्रोसेस में अपने पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहली प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, दूसरी प्रोसेस में P2 प्रेशर लिया है, P1 सॉरी P1 क्या लिया है, प्रेशर लिया है, P1 प्रेशर लिया है, ये कांस्टेंट है, और इसमें आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, T2 टेम्परेचर माना है, यहाँ पर भी T2 टेम्परेचर है, यहाँ पर भी T2 टेम्परेचर है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो प्रेशर का जो इंक्रीज हुआ है तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखिए, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट P1 रखा है, यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या था, P1 प्रेशर था, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर T2 टेम्परेचर हो गया। T2 पहले भी T2 टेम्परेचर था, अपन ने दूसरी स्टेट पे चले तो T2 टेम्परेचर था, यहाँ पर भी दूसरी स्टेट पे चले तो T2 टेम्परेचर था, ठीक है। अब अपने पास दो क्वांटिटी आ गई कि एक बार तो अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया, और एक बार अपन को किसको कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया। तो पहली बात करते हैं, अपने पास वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के अपने पास क्या बातें सामने आई, क्या रिजल्ट्स अपने पास क्या है सामने आए, वो चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिजल्ट पे गौर फरमाइएगा, सबसे पहला रिजल्ट पे क्या फरमाइए, गौर फरमाइए, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपके पास क्या है, CV वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि पहली आपके पास, यहां मैं डायग्राम के थ्रू देखता हूं, इस पे देखिएगा, इस पे आपके पास क्या है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। मैंने जो गोला किया है, जिस पे गोला किया है, जिस पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस तरफ मैं गोला कर देता हूं। देखिए इसको मिटाओ के चलता हूं, इस पे दूसरा शेप बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसकी ये शेप बना दी मैंने। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक चौकोर बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में आपके पास क्या है, एक प्रोसेस हुई है। तो ये ऊपर जो गोले वाली प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपके पास बॉक्स वाली प्रोसेस है उसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखिए CV बराबर क्या लिख सकते हैं, DQ और NDT, ठीक है। और DQ को क्या लिख सकते हैं अपन, DQ को क्या लिख सकते हैं, देखिए आगे,
डी क्यू को अपन लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी एन आर डी टी। ठीक है, इसको डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डी वी प्लस डी यू और एन आर डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास वी तो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम पहली प्रोसेस में क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, तो डी वी आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जीरो, ये जीरो, तो आपके पास सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू और एन आर डी टी। ये पहली प्रोसेस हो गई। ठीक है, दूसरी प्रोसेस में अपन ने क्या किया, दूसरी प्रोसेस में डी सी पी को लिखा, सी पी को क्या लिखोगे, डी क्यू और एन आर डी टी, या फिर ऐसा लिख दीजिए डी डब्ल्यू प्लस डी यू अपॉन एन आर डी टी, या फिर ऐसा लिख दीजिए पी डी वी प्लस डी यू और एन आर डी टी। ठीक है, पी डी वी को क्या लिख सकते हो, पी डी वी को अपन लिख सकते हैं एन आर डी टी। क्यों, आपके पास एक अपन इसको डेरिवेटिव दोनों तरफ करेंगे, पी वी बराबर एन आर टी से, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास इसको डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, क्लियर। ठीक है, इसको पीवी के दोनों का डेरिवेटिव करोगे और इसको केवल डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से करोगे, पीडीवी कर दीजिए, फिर आप वीडीपी कर दीजिए। ठीक है, एनआरडीटी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको जीरो, तो आपके पास पीडीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीडीवी की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, ये आपके पास बराबर हो जाएगी एनआरडीटी के। तो एनआरडीटी रख दीजिए उसकी जगह, तो आप रख दीजिए, मैं यहाँ पर रख के चल रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एनआरडीटी सेपरेट कर दीजिए, एनडीटी प्लस डी यू प्लस एनडीटी। ठीक है, तो आपके पास ऊपर आर आ गया, आर प्लस ये आपके पास सी पी आ गया, इस बार क्या आ गया आपके पास, सी पी आ गया, तो सी पी इक्वल टू ये आपके पास, ये किसकी वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू आपके पास सी वी की है, तो सी वी कर दीजिए इसकी जगह, तो आपके पास ये सी वी आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, और ये आपके पास आर क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो अपन बात कर सकते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन में आपके पास एक ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ गई, तो आपके पास यहाँ से बात कर सकते हो कि सी पी आपके पास बड़ा होगा सी वी से। ठीक है, इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, नोट कर लीजिए इतनी बातें, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, वक्त दे रहा हूँ थोड़ा सा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होगा, U इक्वल टू एफ बाई टू के टी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये अपन केटीजी में अच्छे से स्टडी करेंगे, इसकी किस में स्टडी करेंगे, इसकी अच्छे से केटीजी में इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। परंतु यहाँ पर जो स्टडी का मेन अपने पास पार्ट रहता है, यहाँ पर जो अपने पास स्टडी का पार्ट रहता है, केवल अपन और केवल किसकी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की थोड़ा सा अपने पास पार्ट है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो U बराबर एफ बाई टू के टी एन ए, तो एन ए तो आपके पास अवोगाद्रो नंबर है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, एफ आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, के आपके पास बोल्ट्जमान नियतांक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी आपके पास टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल्स के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें ये आपके पास क्या होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, तो इसकी बात करें तो U बराबर एफ बाई टू एन आर टी। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स के मोमेंट के लिए प्रत्येक आपके पास क्या होगा, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में एक उसके पास एनर्जी होगी हाफ के टी उसके पास एनर्जी होगी, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए उस प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ईच ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगी, एफ बाई टू हाफ के टी एनर्जी होगी, आपके पास हाफ के टी क्या होगी, एनर्जी होगी। और यहाँ पर अपन ने आर को क्या लिखा है, आर को लिखा है एन ए और के को एन ए और के को क्या लिखा है, मैंने आर लिखा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। एन ए मतलब अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई गे आपके पास क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट इक्वल टू गैस कांस्टेंट, तो एफ बाई टू एन आर डी टी। तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास ये गैस का फॉर्मूला हो गया, गैस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हो गया,
और आपके पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एफ यूज लेंगे। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्रत्येक मॉलिक्यूल एन के लिए उसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ के टी। हाफ के टी क्लासिकली अपन बात करते हैं, या हाफ के टी आपके पास वैल्यू होती है। और हाफ के टी के लिए अगर एन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एन ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं और एन से मल्टीप्लाई कराते हैं और आर को एन ए के लिखते हैं, तो ये आपके पास एनर्जी इतनी आ जाती है। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम होती है अपने पास। क्या होती है, इक्विपार्टीशन थ्योरम होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन निकालते हैं, ये u की वैल्यू आ गई, u को अपन डेरिवेटिव कर देते हैं। तो देखिएगा आगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आपके पास u किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। तो u की वैल्यू आ गई कितनी, f/2 nr/dt। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए du/dt। तो क्या आ जाएगा, f/2 nr, और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1, और इसकी cv निकालोगे तो cv क्या होता है, du/nr/dt। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, f/2 nr, और अपॉन में n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो n से n डिवाइड हो जाएगा। तो cv की वैल्यू क्या हो जाएगी, f/2 r। f/2 r। आगे देखिए, cp निकालना है तो cp इक्वल टू cv प्लस r। तो आपके पास कितना हो जाएगा, f/2 r प्लस r। तो आपके पास इसमें r कॉमन ले लीजिएगा, r कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा, r एक मल्टीप्लाई में और f/2 प्लस 1। नोट कर लीजिएगा। अगर अपन रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज, गामा लिखते हैं रेशियो को, Cp/Cv। ठीक है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास Cp की वैल्यू कितनी है, r। ये आपके पास f/2 प्लस 1 अपॉन r, और क्या है, r f/2, r f/2। ठीक है, r से r कैंसिल आपके पास, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, तो गामा की वैल्यू आपके पास आ गई f/2 प्लस 1 अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, f/2। f/2 से f/2 सेपरेट कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन f/2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, गामा की वैल्यू कितनी बनेगी, f+1 + 2 अपॉन f। ये आपके पास गामा की वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये आपके पास गामा की वैल्यू बनेगी, 2 ऊपर ही ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो 2/f गामा की वैल्यू बनेगी 1 + 2/f। f वहां पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा क्या है, Cp/Cv का रेशियो, Cp/Cv का रेशियो। गामा क्या है, Cp/Cv का रेशियो। नोट कर लीजिए, नोट्स देता हूँ इसको, नोट्स करने के लिए नोट्स देता हूँ आपके लिए, नोट करने के लिए नोट कर लीजिए। ये नोट्स लिए, ये नोट्स नोट कर लीजिए, ये आपके पास नोट्स है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। जो मैंने बताया है वो एक्सप्लेन किया, ये आपके लिए नोट्स हो गए उसके। अब देखिएगा, अपन Cp और Cv की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, इन टर्म्स ऑफ गामा की बात करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गामा की बात करते हैं तो अपन जानते हैं कि Cp माइनस Cv की वैल्यू किसके बराबर होती है, r के बराबर होती है। ठीक है, Cp कॉमन ले लेता हूँ मैं, Cp कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, Cp/Cv -1 इक्वल टू r। अगर इसके नोट्स चाहिए आपको, पर्टिकुलर नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम, जो IIT जैम का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें DM कर दीजिए कि भाई मुझे थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, आपके पास ये हो गया। Cv कॉमन ले लिया तो इसको क्या बोल सकते हो, गामा बोल सकते हो, तो गामा बोल दीजिए, गामा -1 इक्वल टू 1 r। तो आपके पास Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/गामा-1। ठीक है, r/गामा-1 ये आपके पास हो जाएगा। Cv चाहिए अपन को, Cv तो हो गया अपने पास, Cv की वैल्यू तो निकाल ली, आपके पास Cv की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, Cp की वैल्यू चाहिए तो Cp की वैल्यू कैसे निकालोगे, Cp की वैल्यू इस तरीके से निकालोगे, Cv प्लस r। ठीक है, Cp की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, r
गामा -1 प्लस आर, ठीक है। आर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, आर कॉमन ले लिया तो 1, एलसीएम ले लोगे गामा -1 तो गामा -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन गामा -1, गामा -1, ठीक है। तो आपके पास सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी आर, 1 से 1 कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो आपके पास गामा अपॉन गामा -1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आर गामा गामा -1, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, सीपी की वैल्यू होगी आर अपॉन गामा -1 एचपी, हैंस प्रूफ। ये निकालना था अपने को इन टर्म्स ऑफ गामा, सीवी और सीपी की इन टर्म्स ऑफ गामा पे वैल्यू निकालनी थी। क्यों निकालनी थी, क्योंकि सीपी पूछ लिया जाए, गामा दे दिया जाए अपन को, तो आपने आराम से निकाल दें। गामा दे दिया जाए, सीपी पूछ लिया जाए, सीवी पूछ लिया जाए, सीपी पूछ लिया जाए, इन टर्म्स ऑफ गामा की वैल्यू देके, मोनोटोमिक गैस की वैल्यू देके अपन पूरी लेंथ में चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरी लेंथ में चर्चा करेंगे, परंतु इतना ही पार्ट बहुत है जो आपके पास केटीजी में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसमें केटीजी में चर्चा करेंगे, केवल इतना पार्ट अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में बहुत है, ठीक है। देखिएगा आगे इसके नोट्स भी देखें, नोट्स देखिए इसके नोट्स। तो नोट्स आपके पास गिवन है पूरे के पूरे, सीपी की वैल्यू आपके पास गिवन है आर अपॉन गामा -1, नोट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ गामा, ठीक है। आगे देखिएगा सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू है, तो मैंने दूसरे तरीके से निकाल दी, दोनों का डिवाइड कर दिया, सीपी अपॉन सीवी दोनों का डिवाइड करके निकाल दिया। यहाँ पर कैसे निकाला है मैंने, यहाँ पर मैंने वापस से वैल्यू इस इक्वेशन में रख के निकाला है, ठीक है। इस इक्वेशन में कैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर मैंने डिवाइड करके निकाला है, सीवी और सीपी अपॉन सीवी का डिवाइड करके निकाला है, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी तरीका अपनाओ, बेस्ट तरीका होना चाहिए अपने पास करने का, ठीक है। ये आपके पास नोट्स लिए, ये आपके पास सीपी की वैल्यू गामा के पदों में, सीपी की वैल्यू गामा के पदों में, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन की बात करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस में कर्व्स की बात करेंगे, और डिफरेंट प्रोसेस में आपके पास स्लोप कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन सब की चर्चा करेंगे, उनके स्लोप्स की चर्चा करेंगे, उनके कर्व्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके कि आप थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स फिजिक्स कॉर्नर पे पढ़ पाओ, ठीक है। थैंक यू।